Hello everyone. Today we are discussing the life of Rupert Brooke and understand the poem The Soldier. आज हम लोग रूपर्ट ब्रूक के जीवन को डिस्कस करेंगे और द सोल्जर पोएम को समझेंगे। ब्रूक वॉज बॉर्न इन 1887 इन रग्बी इंग्लैंड। ब्रूक का जन्म 1887 में रग्बी इंग्लैंड में हुआ था। ही बिकेम अ फेमस वॉर पोएट एंड सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक प्रसिद्ध युद्ध कवि और देशभक्ति के प्रतीक बन गए। He wrote the poem The Soldier in which he mentioned how sacrifice of a soldier is glorified. उन्होंने द सोल्जर कविता लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक सैनिक के बलिदान का महिमा मंडल किया जाता है। पोएट्री रिफ्लेक्ट्स आइडियलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म विच इंस्पायर यंग सोल्जर्स। उनकी कविता आदर्शवाद और देशभक्ति को दर्शाती है जो युवा सैनिकों को प्रेरित करती है। जिसमें का एक प्रसिद्ध लाइन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना ही सोचना। थ्रू हिज पोएम रीडर्स फील द स्पिरिट ऑफ इंग्लिश नेशनलिज्म एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर। उनके इस कविता से जो रीडर्स है वो अंग्रेजी राष्ट्रवाद की भावना और युद्ध का जो ह्यूमन कॉस्ट यानी मानवीय कीमत को महसूस करते हैं। The Soldier is a patriarchal sonnet of 14 lines divided into octave, first 8 lines and a sestet, last 6 lines. Soldier एक पेट्रियार्कन सोनेट है। पेट्रियार्कन एक इटालियन पोएट थे जिनके स्टाइल में लिखी गई है। इसका ऑक्टेव यानी फर्स्ट 8 लाइन फिजिकल कनेक्शन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से भौतिक जुड़ाव को दिखाता है और लास्ट 6 लाइन यानी सेस्टेट स्पिरिचुअल पल्स एंड इटर्नल पीस यानी कि आध्यात्मिक धड़कन और कभी न खत्म होने वाली शांति को बताता है या दर्शाता है। He died on April 23, 1915 at the age of 27 on a hospital ship off the coast of Greece. उनका निधन 23 अप्रैल 1915 को 27 वर्ष की आयु में ग्रीस के तट के पास एक अस्पताल के जहाज पर हुआ था। आइए अब लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field. अगर मेरी मृत्यु युद्ध के दौरान किसी विदेशी भूमि पर हो जाए तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना। That is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed. वह विदेशी जमीन का टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा क्योंकि उस मिट्टी में इंग्लैंड का एक सैनिक दफन है। कि सैनिक का जो शरीर है वो क्या है, इंग्लैंड की मिट्टी से ही बना है, इंग्लैंड के धूल से ही बना है। तो वो क्या है, वो रिचर डस्ट है। मतलब वो जो फॉरेन लैंड है, वो विदेशी धरती है, उसको और रिचर कर देगा और बहुमूल्य बना देगा। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर सेव्ड एंड मेड अवेयर गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम। वह धूल या वह शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया और साथ ही साथ इंग्लैंड ने ही समझदारी दी, उनको वो फूल दिया प्यार करने के लिए और रास्ते दिए घूमने के लिए और इंजॉय करने के लिए। बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम। मतलब कि जो कवि का शरीर है वो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड की हवा में ही वो सांस लिए हैं, इंग्लैंड की नदी में ही नहाए हैं और इंग्लैंड का ही सूर्य उन्हें क्या किया है, बड़ा किया है, आशीर्वाद दिया है, ब्लेस किया है। अब हम लोग सिस्टेट को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिस पार्ट फोकसेज ऑन द पीस ऑफ सोल आफ्टर डेथ। ये जो पार्ट है वो मृत्यु के बाद आत्मा की शांति पे फोकस करती है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। और ये सोचो कि मृत्यु के बाद इस शरीर से, इस हृदय से सारी बुराइयां मिट जाएगी, मुक्त हो जाएगी और ये जो शरीर है वो अनंत यूनिवर्स का, अनंत ईश्वर के का धड़कन बन जाएगा, उनका एक पार्ट बन जाएगा, उनका एक कण बन जाएगा, उनका ही एक हिस्सा बन जाएगा। Give somewhere back the thoughts by England given her sights and sounds dreams happy as her day। मतलब कि कवि की जो आत्मा है वो इंग्लैंड की आवाज़ों को, इंग्लैंड के दृश्यों को और इंग्लैंड के अच्छे सपनों को वापस लौटा देगी क्योंकि कवि क्या हुए हैं, इंग्लैंड की मिट्टी में ही विलीन हो गए हैं, दफन हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
से ये पता चलता है या फिर कभी ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड से जो उन्हें अच्छी सीख, अच्छे सपने और अच्छे चीज़ जो देखे हैं, वो सब क्या होगा, इंग्लैंड को वो वापस कर रहे हैं ताकि वो आने वाली जनरेशन भी उनके जैसे बन सके या उनसे प्रेरित हो सके। लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। मतलब कि वो जो खुशी के पल हैं, वो जो मौज-मस्ती वो दोस्तों के साथ किए हैं, वो भी क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे क्योंकि वो अब इंग्लैंड की मिट्टी में मिल चुके हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो इंग्लैंड को शेयर करेंगे और वो शांति से इंग्लिश हेवन के नीचे यानी इंग्लिश स्वर्ग के नीचे यानी इंग्लैंड की मिट्टी के नीचे वो क्या करेंगे, शांति से निवास करेंगे। तो आइए एक बार पोयम को फिर से रिकॉल कर ले और समझ ले अच्छे से। तो पहले कुछ लाइन्स में कवि बताते हैं कि अगर वो मर जाते हैं तो तुम सिर्फ ये सोचना कि वो जो विदेश की धरती में दफन होंगे वो भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड का एक सैनिक क्या है, उसमें दफन है। वह एक धूल बन चुके हैं जिसे इंग्लैंड ने आकार दिया, समझ दिया, जन्म दिया और साथ ही साथ इंग्लैंड ने उन्हें फ्लावर दिया प्यार करने के लिए और साथ ही साथ रास्ते दिए घूमने के लिए मजे से। आगे कवि कहते हैं कि उनका शरीर इंग्लैंड का ही है, साथ ही इंग्लिश हवा में सांस ले रहा है, यानी इंग्लैंड की हवा में सांस लेता है, इंग्लैंड की नदी में ही नहाया है और इंग्लैंड के धूप के आशीर्वाद से ही वो ग्रो किया है, बढ़ा है। अब आगे रूपर्ट ब्रूक जी बताते हैं कि जब वो मर जाएंगे तो उनके सारी बुराई क्या होगी, अपने आप ही स्वतः ही मिट जाएगी और वो इसी अनंत ब्रह्मांड का, ईश्वर का हिस्सा बन जाएंगे, उनका एक धड़कन बन जाएंगे, उनका एक कण बन जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी अच्छे सीख वो इंग्लैंड से मिले हैं, जो भी हंसी खुशी वो दोस्तों के साथ शेयर किए हैं, वो सब वो इंग्लैंड को वापस कर देंगे, क्योंकि अब वो इंग्लैंड के मिट्टी में ही समाहित हो चुके हैं, या फिर वो जहां भी समाहित हुए हैं वो इंग्लैंड का मिट्टी बन चुका है, क्योंकि वो इंग्लैंड के एक सैनिक हैं। और वो इंग्लिश हेवन के नीचे यानी अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे शांति से आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। Keep studying hard and practicing your English every day. I'll see you in the next lecture with another important topic. I hope this explanation helped you understand the poem better. Don't forget to do like this video and subscribe for more educational content like this.